हेलो सभी लोगों को। लेट्स सिंप्लीफाई एकेडमिक्स में मैं आपका वेलकम करता हूं। आज एमपी बोर्ड के द्वारा राजनीति शास्त्र यानी कि पॉलिटिकल साइंस का पेपर कंडक्ट करा लिया गया है। आज हम उसी पेपर का सॉल्यूशंस देखेंगे। ये वीडियो चाहे हिंदी मीडियम हो या फिर इंग्लिश मीडियम हो, दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल होने वाला है, यानी कि मदद करेगा। सबसे पहले अपन को एक बात जाननी चाहिए कि अगर हम बात करें सत्य असत्य यानी कि ट्रू फॉल्स की, और जोड़ियाँ यानी कि जिन्हें मैचिंग बोलते हैं, और बहुविकल्पीय क्वेश्चंस जिन्हें अपन एमसीक्यू बोलते हैं, ये तीनों ही केसेस में देखेंगे कि इंग्लिश और हिंदी दोनों के आंसर एक ही रहते हैं। लेकिन अगर बात करें रिक्त स्थान जिन्हें अपन फिल इन द ब्लैंक्स बोलते हैं, और एक वाक्य में उत्तर देना पड़ता है जिन्हें अपन इंग्लिश में आंसर इन वन सेंटेंस बोलते हैं, ये दोनों को हम हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग डिस्कस करेंगे। चलो अपना डिस्कशन स्टार्ट होता है। सबसे पहले और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि अगर आपको ये पेपर से रिलेटेड डिटेल्ड सॉल्यूशन चाहिए कि एग्जाम में अपन को कौन से ऐसे वर्ड लिखने चाहिए थे जिनसे अपन को नंबर मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, या फिर अपन को एग्जाम में कौन कौन से पॉइंट को ज़्यादा हाईलाइट करने चाहिए थे, अगर आपको ऐसा डिस्कशन चाहिए तो वो अपन एक दूसरी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। आप अगर वो सॉल्यूशन को चाहते हो तो आप डिटेल वो कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर बताएं। चलो डिस्कशन करते हैं। द कल्चरल इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन आर ओनली नेगेटिव, ये बात एकदम गलत है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन यानी कि जिसे अपन हिंदी में वैश्वीकरण बोलते हैं, इसके नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही प्रभाव देखने को मिले हैं, यानी कि नेगेटिव नहीं, यहाँ पॉजिटिव भी मिले हैं। तो पहला आंसर होगा अपना फॉल्स, पहला अपना आंसर होगा फॉल्स, पहला होगा फॉल्स। द फाउंडर ऑफ द मिजो नेशनल फ्रंट वाज लाल देंगा, लाल देंगा ने कहीं ना कहीं एमएनएफ की स्थापना करी थी, एकदम सही बात है। लाल देंगा कहीं ना कहीं वो पर्सन थे जो मिजोरम के इंटरेस्ट को लेके काफ़ी इफेक्टिव रहते थे, तो ये एकदम सही बात है। WTO वाज एस्टेब्लिश इन 1995, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो 1995 में बना था, हाँ ये सही बात है। WTO को पहले अपन गट्ट बोलते थे, यानी कि जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, इसी का नाम बाद में बदलकर WTO बोला गया 1995 में, एकदम सही बात है। मिनरल इंडस्ट्री इज नॉट इंक्लूडेड, मिनरल इंडस्ट्री इज नॉट इंक्लूडेड इन हैवी इंडस्ट्री, ये एकदम गलत है। हैवी इंडस्ट्री कौन सी इंडस्ट्री होती है? जो एक बड़े मात्रा में यानी कि हैवी अमाउंट में कोई भी सब्सटेंस से डील करती है, और मिनरल इंडस्ट्री तो फिर होगी ही हैवी इंडस्ट्री, तो ये गलत दिया गया यहाँ पे, ये फॉल्स है यहाँ पे। कारगिल कन्फ्लिक्ट रिलेटेड टू इंडिया एंड पाकिस्तान, एकदम सही बात है। कारगिल हमेशा से ही इंडिया और पाकिस्तान का मुद्दा बना रहा है। द लोकसभा इलेक्शन वर हेल्ड आफ्टर इमरजेंसी इन 1977, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमें पता है, हमने पढ़ा है कि जो इंदिरा गांधी ने जब 1975 में मई में जो जून में जो वो इमरजेंसी लगाई थी, वही कहीं ना कहीं कारण बनी थी उनकी सरकार गिरने का। 1977 में जो इलेक्शन हुआ था उसमें कहीं ना कहीं मोरारजी देसाई ने अपनी सरकार बनाई थी, तो ये भी सही बात है। अब हिंदी में वही पढ़ लेते हैं कि वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव के वे नकारात्मक होते हैं, गलत बात है ये। मिजो नेशनल फ्रंट के संस्थापक लाल देंगा थे, ये सही बात है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना सन 1995 में हुई, ये भी सही बात है। भारी उद्योगों में खनिज उद्योगों को शामिल नहीं किया जाता, ये गलत बात है। कारगिल की लड़ाई भारत एवं पाकिस्तान से संबंधित है, सही बात है। आपातकाल के बाद सन 1977 में लोकसभा चुनाव हुए, सही बात, और यहाँ पे मोरारजी देसाई ने अपनी सरकार बनाई थी। चलो ये हो गया। अब देखते हैं हम अपनी सही जोड़ियाँ यानी कि मैचिंग। शॉक थेरेपी, शॉक थेरेपी हम देखेंगे। शॉक थेरेपी कहीं ना कहीं ये यूएसएसआर यानी कि जिसे अपन सोवियत यूनियन बोलते हैं, वहाँ कहीं ना कहीं ये डेवलपमेंट देखा जाता है। शॉक थेरेपी में क्या था कि जो यूएसएसआर के अंतर्गत जो इकोनॉमी वहाँ की स्टेट के द्वारा यानी कि सरकार के द्वारा जो वहाँ की अर्थव्यवस्था कंट्रोल करी जा रही थी, अब उसको सरकार ना करके अब उस चीज़ को बाजार यानी कि मार्केट पर छोड़ा जा रहा था। तो शॉक थेरेपी कहीं ना कहीं कब आई थी? ये 1990 में आई थी। तो पहले का होगा सी, पहले का होगा सी। फाउंडर द भारतीय क्रांति दल, भारतीय क्रांति दल किसने खोजा था? भारतीय क्रांति दल के फाउंडर थे चौधरी चरण सिंह, यानी कि इसका होगा आपका एफ। माइग्रेंट्स, माइग्रेंट्स कौन होते हैं? माइग्रेंट्स कहीं ना कहीं वो पर्सन होते हैं जो स्वेच्छा से, जो वॉल्यूंटरीली अपनी होम कंट्री है यानी कि होम प्लेस है उसे छोड़कर दूसरे जगह अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी या फिर अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए जाते हैं, यानी कि माइग्रेंट्स कौन होंगे? जो कहीं ना कहीं होंगे ई, माइग्रेंट्स कहीं ना होंगे ई। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं? जो कहीं ना कहीं जो वार हो या फिर लड़ाई हो या फिर शांति जैसे मुद्दों में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ए। G8 कंट्री मीटिंग, G8 कंट्री कब मीट करती हैं? G8 कंट्री मीट करती हैं भाई 2005 में।
सोशलिस्ट लीडर, सोशलिस्ट लीडर, सोशलिस्ट लीडर यहाँ पे कौन थे? सोशलिस्ट लीडर हम देखें कि राम मनोहर लोहिया थे। कहीं ना कहीं ये जयप्रकाश नारायण के एक बहुत ही क्लोज एसोसिएट माने जाते हैं। और हमें पता है कि सोशलिस्ट जो पार्टी थी वो कहीं ना कहीं जयप्रकाश नारायण के द्वारा ही फाउंडेड करी गई थी 1934 में। नॉन वायलेंस एंड सत्याग्रह, अहिंसा से ही पता है भाई, सभी को ही पता होगा, ये सभी लोग सही करके आए होंगे कि अहिंसा और सत्य के रास्ते पर हमेशा गांधी जी ने लोगों को बढ़ावा दिया है। चलो अगर हिंदी में देखेंगे, शॉक थेरेपी 1990 में बुलाई जाएगी। भारतीय क्रांति दल का गठन हम देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं चौधरी चरण सिंह के द्वारा देखा जाता है। अप्रवासी, अप्रवासी कहीं ना कहीं वो होते हैं जो अपनी मर्जी से अपने देश को छोड़कर चले जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन में हम देखेंगे युद्ध और शांति के मामले में ये बहुत ही मददगार साबित होते हैं। ग्रुप 8 के देशों की बैठक, ग्रुप 8 यानी कि G8, इनकी बैठक कहीं ना कहीं 2005 में होती है। समाजवादी नेता जिन्हें अपन इंग्लिश में सोशलिस्ट बोलते हैं, वो उनमें कहीं ना कहीं राम मनोहर लोहिया आते हैं। अहिंसा और सत्याग्रह, अहिंसा और सत्याग्रह में हम देखेंगे तो गांधी जी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहता है। चलिए अगर आप लोगों को समझ में आया तो लाइक का बटन जरूर दबाएं, क्योंकि यही चीज़ है जो कहीं ना कहीं हमें आगे मोटिवेट करेगी। और मैं आपको फिर बता रहा हूँ, अगर आपको इसका डिटेल सॉल्यूशन चाहिए, एग्जाम में क्या आपको लिखना चाहिए था, क्या छोड़ना चाहिए था, अगर आपको वैसा वीडियो चाहिए तो आप मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में, मैं आपको वैसा वीडियो ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। चलो हमारी मैचिंग हो गई और हमारे सत्य और असत्य हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब दूसरे पेज पर जाते हैं कि वहाँ क्या पूछा गया है उसको देखते हैं। चलो, और सबसे पहले एक बात और आपको खासकर मैं इस पेपर से बताना चाहूँगा कि अब कहीं ना कहीं पेपर एमपी बोर्ड के हों, कोई भी स्टेट का पेपर हो, एनसीईआरटी बहुत ही रिलेवेंट हो गया है। क्योंकि एनसीईआरटी कहीं ना कहीं यहाँ बिटवीन द लाइन्स हमने देखा कि बहुत से यहाँ से ऐसे क्वेश्चन हैं जो डायरेक्ट एनसीईआरटी से आए। अब ये मैं आपको बाद में बताऊँगा कि कौन से पेज से आए, कहाँ से आए, क्योंकि फिर अपना वीडियो बड़ा बन जाएगा। चलो इतना समझ में आया, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं आगे तीसरा क्वेश्चन है जिसमें वन वर्ड यानी कि एक वाक्य में उत्तर पूछे गए हैं। विच रिवॉल्यूशन टुक प्लेस अंडर द लीडर्स ऑफ माओ इन 1949, 1949 में माओ के अंतर्गत कौन सा वो रिवॉल्यूशन देखे गए? तो इसका आंसर होगा भाई चाइनीज। थोड़ा राइटिंग हो सकता है ऊपर नीचे, चाइनीज रिवॉल्यूशन याद रखना, चाइनीज रिवॉल्यूशन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BWC? BWC हम देखेंगे कहीं ना कहीं ये आर्म कंट्रोल की बात करते हैं तो उस टाइम पे उस टाइम पे ये हम पढ़ते हैं अलग अलग इंस्ट्रूमेंट को। तो BWC का क्या होगा? बायोलॉजिकल वीपन कन्वेंशन। ये 1972 में आया था। और इसी का एक साथी और पढ़ा जाता है केमिकल वीपन कन्वेंशन, जो 1992 में आया था। तो BWC का फुल फॉर्म क्या होगा? बायोलॉजिकल वीपन कन्वेंशन, बायोलॉजिकल वीपन कन्वेंशन, ये आपको याद रखना है, ठीक है, बायोलॉजिकल वीपन कन्वेंशन। चलो, राइट एनी वन कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का वन कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा? ग्लोबलाइजेशन के मैंने बताया था पॉजिटिव इफेक्ट भी है और नेगेटिव है। तो वन कॉन्सिक्वेंसेस सबसे बढ़िया क्या है कि मार्केट अपॉर्चुनिटी ओपन हो गई, मार्केट अपॉर्चुनिटी ओपन, यही लिख के आते हैं आप लोग, मार्केट अपॉर्चुनिटी ओपन, ओपन मार्केट अपॉर्चुनिटी मिली। ये सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंसेस है ग्लोबलाइजेशन का, ये हम लिख के आ सकते थे जिससे कहने की हमें नंबर जरूर मिलते। अब आगे बढ़ते हैं, आगे कौन क्वेश्चन है? राइट द नेम ऑफ 3 स्टेट्स विच वर क्रिएटेड इन द ईयर 2000। ये मैंने याद करवाया था, इसका मैंने एक ट्रिक बताया था कहीं ना कहीं कि एक है इसमें छत्तीसगढ़, एक है इसमें छत्तीसगढ़ और दूसरा है इसमें छत्तीसगढ़, फिर इसमें झारखंड और देन है इसमें उत्तराखंड। तो छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड इसमें आपको लिख के आने चाहिए थे। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नॉन अलाइनमेंट? नॉन अलाइनमेंट का मतलब ये क्या है कि इंडिया अपने इंटरेस्ट को देख के अपनी जगह बदलेगा। हम ना तो नाटो साइड जा रहे हैं जो कि कहने के USA के द्वारा लीड किया जा रहा है, और ना ही हम USSR के साइड जा रहे हैं जो कहीं ना कहीं रसिया के द्वारा लीड किया जा रहा है। दैट मीन्स इंडिया ना तो नाटो को ज्वाइन कर रहा है और ना ही इंडिया USSR साइड जा रहा है। इंडिया अपनी पोजीशन बीच में रखा है। जब हमें ज़रूरत पड़ती है नाटो साइड जाने की, हम नाटो साइड जाते हैं, जब हमें ज़रूरत पड़ती है USSR की तो हम USSR साइड जाते हैं। दैट मीन्स इंडिया के लिए पहले नाटो और USSR नहीं है, इंडिया के लिए पहले इंडिया का खुद का इंटरेस्ट जरूरी है। हु वाज द फाउंडर ऑफ बहुजन समाज पार्टी? अब बहुजन समाज पार्टी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कहीं ना कहीं ये कि बहुजन समाज पार्टी हम देखेंगे कि इसमें काशीराम करके एक लीडर माने जाते हैं जिनका एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले रहता है। तो BSP के अगर फाउंडर की पूछी जाए तो BSP के फाउंडर थे कहीं ना कहीं काशीराम, और ये 1984 में उसकी स्थापना कर दी। 1984 में फाउंडर की बात करें तो काशीराम। थोड़ा राइटिंग का आज हो रहा है अप डाउन, बट मैं मैनेज जरूर करूँगा आगे। काशीराम।
आया समझ में। अब हिंदी में इसको डिस्कस करते हैं। चलो हिंदी में देखते हैं, हिंदी में क्या इसके आंसर रहेंगे, हिंदी में देखते हैं। सबसे पहले है सन 1949 में माओ के नेतृत्व में कौन सी क्रांति हुई? तो यहाँ आपको याद रखना था चाइना की क्रांति हुई, चाइना चीनी क्रांति हुई। BWC का मतलब क्या होता है? बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन, जिसे अपने हिंदी में बोलेंगे जैविक हथियार सम्मेलन, जैविक हथियार सम्मेलन। मैं हिंदी में नहीं लिख रहा, लेकिन आप लोगों को अच्छे से सुनाई दे रही होगी तो समझ लो, जैविक हथियार सम्मेलन। वैश्विक ताप वृद्धि, ग्लोबल वार्मिंग का कोई एक कारण बताओ। अच्छा, मैं ये शायद इंग्लिश में छोड़ गया। राइट एनी वन रीजन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के बहुत से कारण थे, एक कारण लिख सकते थे आप कि हाई अमाउंट में जो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन हो रहा है, जो ग्रीन हाउस गैसेस लगातार एटमॉस्फेयर में छोड़ी जा रही हैं, वो कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं ग्लोबल वार्मिंग में। और यहाँ अगर आप लोगों को लिखना हो तो आप लोग भी वही लिख सकते थे, ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, ये गैसेस का कहीं लगातार इन्वायरमेंट में जो कहीं ना कहीं हम एक अन्नदन मात्रा में रिलीज कर रहे हैं, वो एक बड़ा कारण बन रहा है। वैश्वीकरण का कोई एक परिणाम लिखिए, कोई भी परिणाम लिख सकते थे आप वैश्वीकरण का सबसे अच्छा परिणाम यही है कहीं ना कहीं कि रोजगार की प्राप्ति हुई है, लोगों को रोजगार मिले हैं, लोगों को नए नए अवसर मिले हैं, लोगों को नए सामान की प्राप्ति हुई है। दैट मीन्स ये सब हम लिख सकते थे वैश्वीकरण में। लोगों को नए मार्केट मिले हैं, लोगों को नए बाजार की प्राप्ति हुई है। वर्ष 2000 में बने 3 राज्यों के नाम लिखिए। मैंने बताया था आपको, उत्तराखंड है, इसमें झारखंड है, और आप छत्तीसगढ़ लिख के आ सकते थे। गुट निरपेक्षता का क्या अर्थ है? गुट निरपेक्षता का अर्थ का मतलब यहाँ है कि हमने ना तो नाटो और ना ही हमने USSR, हम दो जो महाशक्ति वाले जो समूह माने जाते हैं, हमने उनमें से दोनों में से किसी को भी नहीं चुना। हम दोनों में से किसी के भी सदस्य नहीं हैं। भारत को सबसे पहले भारत को अपने लोगों का हित देखना होता है। अगर भारत का जहाँ हित होगा, भारत वहाँ जाके अपनी उपस्थिति दिखाता है। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? मैंने बताया आपको 1984 में बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक बने काशीराम। चलो आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ रहे होंगे। अब हम देखते हैं, चलो पहले यहाँ हिंदी मीडियम में डिस्कस कर लेते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए ये वाले क्वेश्चंस, ये वाले अपन हिंदी मीडियम में ही पहले डिस्कस कर लेते हैं। सोवियत संघ में कुल कितने गणराज्य थे? इसमें आंसर आएगा 15। और 1992 के आसपास आप लोगों ने पढ़ा होगा कहीं 1992 या 1991 की 92 के आसपास देखेंगे कहीं ना कहीं USSR में, जिसमें कहीं ना कहीं यूरेशिया के 15 गणराज्य आते हैं और वे कहीं ना कहीं यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक की स्थापना करते हैं। सिलोन किस देश को कहा जाता है? सिलोन, ये अगर आप लोगों ने अगर हिस्ट्री की किताबें अच्छे से पढ़ी हो तो यहाँ आप लोगों को देखोगे कि जब आपने बुद्धिज्म पढ़ा होगा क्लास 12th में, तो वहाँ देखा होगा सेलोनीज क्रॉनिकल्स बोलते हैं, यानी कि सेलोनीज क्रॉनिकल। सेलोनीज की 2 किताबें मानी जाती हैं जो बुद्धिज्म की बहुत अच्छी जानकारी देती हैं। उनका नाम है, एक है महावामसा और दूसरे का नाम है दीपवामसा। दैट मीन्स सिलोन कौन सा होगा? सिलोन होगा श्रीलंका। लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं? भाई ये तो सभी को ही पता होगा। लौह पुरुष ये है हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और इन्होंने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। कब? आज़ादी के समय। कहीं ना कहीं बहुत से ऐसे जो प्रिंसली स्टेट कहीं ना कहीं जो राजा रजवाड़े थे, उनको भारत में विलय करने में इनने एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। आया समझ? चलो आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं ये, हाँ, डी वाला क्या है? यूएनईपी का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इंग्लिश में बोले तो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, और अगर इसी को अगर हम हिंदी में करें तो हिंदी में हम बोल सकते हैं यूनाइटेड नेशन, यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इसकी स्थापना 1972 में NCERT में डायरेक्ट दिया गया है। 1972 में इसकी स्थापना होती है और इसका हेडक्वार्टर माना जाता है केन्या। और केन्या ये किसकी राजधानी है? केन्या। हेडक्वार्टर इसका नैरोबी में है इसका हेडक्वार्टर। और नैरोबी कहाँ है? अपने आप में केन्या में। नैरोबी करके जगह है जो केन्या के अंतर्गत आती है। गरीबी हटाओ का नारा, भाई ये तो पढ़ा ही होगा मतलब आप लोगों ने कि गरीबी हटाओ। 2 अलायंस देखने को मिलती है। जब 1982 के टाइम पे इलेक्शन होता है तो हम देखेंगे कि एक साइड इंदिरा गांधी इलेक्शन लड़ रही हैं और एक साइड ग्रांड अलायंस बन चुका है। तो उस टाइम पे वो ग्रांड अलायंस जो एक बड़ा जो ग्रुप बनता है वो बोलता है कि इंदिरा हटाओ, और इंदिरा गांधी बोलती हैं कि गरीबी हटाओ। तो यही नारा कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी के जीत का कारण बनता है। तो गरीबी हटाओ का नारा कौन है? इंदिरा गांधी। किसने दिया? इंदिरा गांधी ने। मंडल आयोग किन से संबंधित थे? मंडल आयोग थी OBC से संबंधित। OBC यानी कि अदर बैकवर्ड क्लासेस यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग।
अब इंग्लिश में देखेंगे हाउ मैनी रिपब्लिक वर देयर इन सोवियत यूनियन, तो 15 याद रखेंगे 15। विच कंट्री वाज नोन एज सेलोन, श्रीलंका। व्हाट इज द हु इज नोन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया, इसमें होंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे बढ़ें, चलो अब देखते हैं इसमें व्हाट इज द फुल फॉर्म यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। हु हैड गिवन द स्लोगन ऑफ गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ का इंदिरा गांधी ने दिया था ड्यूरिंग 1982 इलेक्शन अगेंस्ट द ग्रांड अलायंस कोएलिशन, जब ग्रांड अलायंस अलग से एज अपोजिशन काम कर रहा था उसी टाइम पे इन्होंने ये नारा दिया था। मंडल कमीशन रिलेट टू ओबीसी, याद रखना आपको, मंडल कमीशन ने कहीं ना कहीं रिकमेंडेशन दिए थे कि ओबीसी को कहीं ना कहीं एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट में कहीं ना कहीं रिजर्वेशन की बात करी गई इन्होंने। अब आता है रिक्त स्थान, यानी कि इन्हें हम हिंदी में इंग्लिश में फिल इन द ब्लैंक्स बोलते हैं। चलो, द एस्टेब्लिशमेंट ईयर ऑफ द एशियन रीजनल फोरम, ARF कब बना था, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। वैसे अगर आप लोगों को ये, तभी तो मैं बोलता हूँ कि एनसीईआरटी को बिटवीन द लाइन्स पढ़ो, वहाँ से सवाल निकले हैं, इस बार भी निकले, आगे भी निकलते रहेंगे। और एक बात, अगर आपको एनसीईआरटी का कोई भी, खास कर ये एनसीईआरटी में जो ये पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री या फिर जो ज्योग्राफी की कोई भी कंसेप्ट को अगर आपको समझने में दिक्कत आ रही है, आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं उस सेक्शन या फिर उस टॉपिक का एक डिटेल वीडियो जरूर बनाऊंगा और आपके सभी डाउट जरूर क्लियर करूंगा। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ईयर ऑफ द ARF, एशियन रीजनल फोरम, कब बना था, ये आपको याद रखना है कब बना था। ये 1994 में बना था। और कहीं ना कहीं अभी तो यही पूछा, लेकिन मुझे ये ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं आगे वाले एग्जाम में, अपकमिंग एग्जाम होंगे उनमें अब ये पूछेंगे कि ARF की पहली मीटिंग कब हुई थी, तो वो आपको याद रखना है कि थाईलैंड या फिर कहीं ना कहीं बैंकॉक में उसकी पहली मीटिंग हुई थी। द नंबर ऑफ परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, ये तो बहुत फेवरेट सवाल है एमपी बोर्ड का, एमपी बोर्ड नहीं, ये सभी ही बोर्ड का फेवरेट सवाल है। इवन सीबीएसई भी ऐसे सवाल पूछता है कि परमानेंट मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल में कितने हैं। तो मैंने बताया था आपको, याद मैंने अभी तो नहीं बताया, लेकिन अब बताऊंगा जरूर कि कौन कौन से थे। एक साइड यूएसए है, यूरोप में 2 याद रखे जाते हैं ये, एक तो यूरोप में इसका यूके याद रखा जाता है, एक फ्रांस याद रखा जाता है, फिर यहाँ रसिया याद रखा जाता है, फिर यहाँ चाइना। तो यूएसए, यूके, फ्रांस, रसिया, चाइना, इसके 5 ये परमानेंट मेंबर हैं। और हमने पता है कि इंडिया भी लगातार इस चीज़ को अपोज कर रहा है कि भाई कहीं ना कहीं इंडिया की इकोनॉमी भी काफ़ी बड़ी है, इंडिया की पॉपुलेशन भी काफ़ी अच्छी खासी है, तो इंडिया को कहीं ना कहीं परमानेंट मेंबर में एज अ सीट दी जाए। लेकिन वही हमारा विरोधी हमेशा चाइना इस चीज़ को अपोज करता है। द सेकेंड 5 ईयर प्लान स्ट्रेस ऑन, जो सेकेंड 5 ईयर प्लान आया था उसने किस चीज़ को लेके खास ध्यान दिया था, तो हमें पता है ये कि इससे पहले 5 ईयर प्लान में अगर एग्रीकल्चर की बात करी गई थी, तो सेकंड 5 ईयर प्लान में हैवी इंडस्ट्री की बात करी गई थी। किसकी? हैवी इंडस्ट्री, याद रखना, हैवी इंडस्ट्री की बात करी गई थी। द अनकन्वेंशनल कंसेप्ट ऑफ सिक्योरिटी, अनकन्वेंशनल कंसेप्ट ऑफ सिक्योरिटी मतलब जो पहले नहीं था लेकिन अब समय के साथ आ रहे हैं, उन्हें बोलते हैं हम अनकन्वेंशनल कंसेप्ट ऑफ सिक्योरिटी इज कॉल्ड नॉन कन्वेंशनल, तो अनकन्वेंशनल ही हो जाएगा। अच्छा, अनकन्वेंशनल पूछा गया, तो यहाँ पे सॉरी नॉन अनकन्वेंशनल ही तो नॉन कन्वेंशनल होगा, तो ये तो नहीं होगा इसका। अनकन्वेंशनल कंसेप्ट ऑफ सिक्योरिटी इसका नॉन ट्रेडिशनल हो सकता है। हाँ, नॉन ट्रेडिशनल सही है यहाँ का। नॉन ट्रेडिशनल मतलब, ट्रेडिशनल का मतलब ही क्या होता है, जो चीज़ें पहले हम काफ़ी टाइम से वो देखते आ रहे हैं, और नॉन ट्रेडिशनल मतलब अब वो नई चीज़ें आ रही हैं, टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, ये सब चीज़ों को बदलते हुए जो नई जो सिक्योरिटी के अंतर्गत जो डेफिनेशंस आ रही हैं उन्हें बोलेंगे नॉन ट्रेडिशनल। तो इसका आंसर होगा नॉन ट्रेडिशनल। ठीक है, चलो। द करेंसी इज रिलेटेड टू यूरोपियन यूनियन, कौन सी करेंसी यूरोपियन यूनियन से रिलेटेड है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है यूरो। कौन सी करेंसी है? यूरो करेंसी कहीं ना कहीं यूरोपियन यूनियन से रिलेटेड है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसी का हिंदी मीडियम में देखते हैं, हिंदी मीडियम में इसके क्या आंसर होंगे। चलो, एशियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना 1984 में बताया मैंने अभी आपको, सॉरी 1984 में नहीं, 1984 में तो वो वाला हुआ था बहुजन समाज पार्टी, इसका होगा 1998, याद रखना 1998 एशियान क्षेत्रीय मंच का स्थापना, ओ सॉरी 1994 यार, सॉरी। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या, सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या बताया अभी 5। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस पे बताया था अभी? भारी उद्योग पे खास ध्यान रखा गया। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन
फर्स्ट समिट ऑफ नॉन अलाइड मूवमेंट हेलन, ये यहाँ यार को बेलग्रेड, बेलग्रेड करके जगह है एक, बेलग्रेड सर्बिया में, और ये कब हुआ था 1961, याद रखना 1961 में हुआ था, याद रखेंगे। सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा को, अपारंपरिक धारणा मतलब यानी कि कहीं ना कहीं जो पहले नहीं थी लेकिन अब आ रही हैं उसे बोलेंगे गैर पारंपरिक, गैर पारंपरिक। यूरोपियन यूनियन से संबंधित मुद्रा क्या है, यूरो। थोड़ा सा वो वहाँ कन्फ्यूजन के लिए सॉरी, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश में एक्चुअली थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता। द एस्टेब्लिशमेंट ईयर ऑफ ARF यानी कि एशियन रीजनल फोरम, हाँ ये सही है 1994 ही होगा इसका। और यहाँ क्या है, एशियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना 1994, ठीक है 1994 ही होगा, ठीक है। और इसी के साथ हमारा ये, अभी तो सिर्फ मैंने इसके आंसर्स बताए हैं, बट अगर आपका इसका डिटेल सॉल्यूशन चाहते हो, और मैं आपको पर्सनली बताऊँ ये पेपर बहुत ही अच्छा है। ये पेपर को सॉल्व करने में मतलब लगता है कि थोड़ा सा कि अगर जिसने NCERT पढ़ी है वो कहीं ना कहीं ये पेपर को पूरा ही सॉल्व करके आएगा। और बाकी का आपका जैसा भी रहा है आप फीडबैक ज़रूर बताएं। थैंक यू।